YDSC में जो स्लीट है उसके सामने में अगर कोई मीडियम डाल देते हैं टी थिकनेस का, एक स्लैब डाल देते हैं टी थिकनेस का, मान लीजिए यहाँ पे टी थिकनेस का एक स्लैब डाल दिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब जो ब्राइट या डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा, पहले जो होता था वही रहेगा या शिफ्ट कर जाएगा, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या रहेगा, वही रहेगा या शिफ्ट कर जाएगा। ये स्क्रीन है हम लोग का और ये सोर्स था मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इस मीडियम के थ्रू, रिफ्रैक्शन होने के बाद पहुंचेगी लाइट है। तो जब ये मीडियम नहीं होता था तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इस पोजीशन पे होता था। अब उस मीडियम को डाल देने के बाद क्या होता है, वाई का पोजीशन वो निकालना है हम लोग, है ना। वो मीडियम डालने के बाद तो पहले ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस होता था S1 S2 हम लोग का, अब वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट डिफरेंस जरा देखिए कितना है। तो ज्योमेट्री की जब ये स्लिट होता था, ज्योमेट्री के हिसाब से पार्ट डिफरेंस हम लोग का d sin थीटा होता था। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जब हम लोगों ने वो मीडियम नहीं डाला था स्लिट के सामने में, तो हम लोग का पार्ट डिफरेंस क्या आता था, d sin थीटा। तो हमारा पार्ट डिफरेंस d sin थीटा आता था, ये पार्ट डिफरेंस d sin थीटा आता था। यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे हम लोग, और ये वाला पार्ट डिफरेंस डेल्टा x हम लोग का आया था d sin थीटा। ये ऐसा सीन था तो d sin थीटा आया था हम लोग का पार्ट डिफरेंस, याद होगा। इसको ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बोलते हैं, है ना। प्रीवियस सिचुएशन में ऐसा था। अब क्या किया है, यहाँ पे एक मीडियम डाल दिया टी थिकनेस का स्लैब, तब पार्ट डिफरेंस कितना होगा कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में S1 S2, S से S2 और S से S1 तो सेम ही है, कट जाएगा। अब ये वाला जो एयर में जो डिस्टेंस है S1P एयर का डिस्टेंस हुआ, इतना लाइट वेव गई, ये वेव जो आ रही है रिफ्रैक्ट करने के बाद S1 लाइट में एयर में माइनस उस पर ऊपर वाले का पार्ट डिफरेंस निकालिए। अब इसमें पार्ट डिफरेंस निकालिए, तो एयर डिस्टेंस कितना होगा इसमें जरा बताइए। टी थिकनेस तो आपने स्लैब डाल दिया है, तो एयर का डिस्टेंस कितना बचा है, S2P माइनस टी। एयर का डिस्टेंस कितना बचा, S2P माइनस टी। और आपको हमने बताया था कि अगर टी डिस्टेंस मीडियम का होता है तो सेम फेज में रहने के लिए लाइट को जो है एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, म्यू टाइम्स ऑफ टी। तो टी डिस्टेंस का मीडियम का इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी डिस्टेंस ऑफ एयर। ये बात समझ में आई। मीडियम का टी डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा लाइट को, उतना टाइम में म्यू टी डिस्टेंस एयर में ट्रेवल कर लेता है लाइट। तो ये एयर का डिस्टेंस प्लस ये एयर का डिस्टेंस, ये टोटल पाथ लेंथ हो गया S2P तक का। एयर का पाथ लेंथ होगा S2P माइनस टी, और मीडियम में जो टी डिस्टेंस लाइट गई उतने टाइम में एयर में वो म्यू टी डिस्टेंस चली जाएगी। तो पूरा इस डिस्टेंस को घटाएंगे, यही पार्ट डिफरेंस है। S1P माइनस इधर हो गया S2P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया S1P माइनस S2P और माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये जो एक्स्ट्रा ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कहलाता है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो हुआ। अब यहाँ पे हम लोग जो d sin थीटा लिखते थे, ये S1P माइनस S2P, S1P माइनस S2P हम लोग का आता था d sin थीटा, ये वाला आता था d sin थीटा। तो S1P माइनस S2P हो जाएगा d sin थीटा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया टोटल पार्ट डिफरेंस, टोटल
पाथ डिफरेंस, ये हो गया टोटल पाथ डिफरेंस। नोट कर लीजिए इसको। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम जल्दी से। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, दो स्लिट है, डिफ्रैक्शन करने के बाद इंटरफेयर की पी पॉइंट पे, इस पोजीशन को वाई बोलते थे हम लोग। इसका पाथ डिफरेंस जो है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये ज्यादा दूरी गया है, ये कम दूरी गया है, तो दोनों के पाथ का डिफरेंस हम लोग डी साइन थीटा निकालते थे, S1P माइनस S2P ये निकालते थे। अब इसमें अगर मीडियम डाल देते हैं टी थिकनेस का, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तब क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ये एयर में डिस्टेंस गया ये वाला S1P, और वो एयर में कितना गया, तो S2P में से टी थिकनेस मीडियम का है, ये टी थिकनेस घटा देंगे तो एयर डिस्टेंस कितना बचा है, S2P माइनस टी। और मीडियम में जो है टी थिकनेस जाने में जितना टाइम लगेगा लाइट को, उतने टाइम में एयर में वो म्यू टी डिस्टेंस चली जाती है। तो टी डिस्टेंस के मीडियम के बदले हम लोग एयर डिस्टेंस लिखेंगे म्यू टी। अब पार्ट इसको कॉमन ले लिए टी को, तो म्यू माइनस 1 टी हो गया, S1P माइनस S2P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब ये S1P माइनस S2P हमारा था डी साइन थीटा प्रीवियस केस के हिसाब से। ये ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कहलाता है, ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कहलाता है। टोटल पार्ट डिफरेंस इतना आ गया। पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा नहीं रहा, तो एक मीडियम डालने से पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाता है। अब फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हम लोग लगा देते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर ब्राइट फ्रिंज, और फॉर ब्राइट फ्रिंज, और ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन हम लोग लगा देंगे। इसके लिए क्या कंडीशन हो जाता है, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, या इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 बोलते थे, 2n इंटू लेमडा बाय 2, तो n लेमडा आया, तो n लेमडा इक्वल टू इतना हो जाए डी साइन थीटा माइनस, अब डी साइन थीटा को लगभग आप लिख देते हैं डी टेन थीटा, स्मॉल एंगल होने पे। इसको टेन थीटा को बोलते हैं y बाई डी, तो डी वाई बाई डी बोलते हैं इसको। तो डी साइन थीटा की जगह पे आप डी वाई बाई डी डाल दीजिए। nth ऑर्डर के लिए तो yn लिख देते हैं माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया कंडीशन। अब yn निकालिए कितना आता है इस बार, डी वाई एन बाई डी इक्वल टू हो गया एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो yn यहां से आ जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी प्लस डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इस केस में हम लोग निकाले थे yn का वैल्यू, इस केस में जो y निकाले थे वो आया था डी वाई बाई डी, ये फर्स्ट टर्म एन लेमडा डी बाई डी ये आया था सिर्फ। अब उसमें प्लस ये जुड़ गया है, मतलब अब जो फ्रिंज होगा यहाँ पे उसमें इतना शिफ्ट कर गए, पहले फ्रिंज कहीं यहाँ होता, अब इतना ऊपर शिफ्ट कर गया, यही शिफ्ट करता है, फ्रिंज शिफ्ट कर गया। अब शिफ्ट सब में इक्वल होता है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ नहीं होकर के ये भी शिफ्ट कर जाएगा उतना ही ऊपर। ये हो गया शिफ्ट आपका डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना शिफ्ट कर गया। अगर ये स्लैब नहीं डालते तो इतना नीचे बनता है, सीबीएफ यहाँ पे होता। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ नहीं होगा, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ सीबीएफ, वो सीबीएफ का पोजीशन नहीं होगा। पार्ट डिफरेंस सीबीएफ के लिए 0 होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस 0 करते हैं, तो इसको 0 कर देंगे तो y का पोजीशन निकल जाएगा यहाँ से, इतना ही आ जाए, इतना डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी, सारा फ्रिंज इतना ऊपर शिफ्ट कर जाए। पहले जैसे था पोजीशन, पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे था मान लीजिए, अब सब शिफ्ट कर जाए, ये वाला शिफ्ट कर गया यहाँ, ये शिफ्ट कर गया, उतना ही डिस्टेंस, ये इतना ही डिस्टेंस, ये इतना ही डिस्टेंस, सारा फ्रिंज शिफ्ट कर जाएगा एक साथ। कब ऐसा होगा, जब टी थिकनेस का स्लैब ऊपर में डाल देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, नोट कर लीजिए इसको। तो सीबीएफ का पोजीशन अभी इतना ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सीबीएफ।
और इसका भी वैल्यू उतना ही होगा, d/d म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इतना से सीवीएफ शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, तो सारा फ्रिंज शिफ्ट करेगा ऑर्डर में, जैसे पहले बनता था उसमें सारे में इतने का शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो सारा 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए वाई एन का वैल्यू हमारा 10 प्लस पहले वाला वैल्यू हो गया, ये टोटल हो गया वाई एन। यहाँ से यहाँ तक का दूरी वाई एन का है, यही वाला वाई एन का वैल्यू हो गया, ये वाला वैल्यू प्लस पहले वाला वैल्यू डी वाई बाई डी, उससे निकला था ये वाला एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। नोट कर लीजिए, समझ में आया ये जितना बताया अभी तक। When medium is introduced near to slit S2, when T thickness slab of refractive index mu is placed near slit S2, तो हम लोग लिखेंगे कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट कर जाएगा इतने दूरी से, सारा फ्रिंज शिफ्ट कर जाएगा इतने दूरी से, ए टू जेड। समझ में आ रहा है जी? अरे समझ में आ रहा है? पूछ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? बोलो ना जल्दी, तब आगे बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। बर्बाद करते, तो मीडियम डाल देने से फ्रिंज शिफ्ट कर जाता है। दूसरा केस देखो, इसमें क्या देखा, thus we observe that all upward direction by d by d mu minus 1 into t, इतने डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाती है। अब केस 2 देखो, इसमें इसका छूट गया, दोबारा बता रहे हैं, दूसरा केस में सीख लेंगे। अब मान लो कि भाई दोनों स्लिट में डाल दिए, यहाँ पे जो है स्लिट 1 और इधर स्लिट 2, दोनों स्लिट में मीडियम डाल दी। यहाँ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T1 थिकनेस का एक स्लैब डाल दी, और यहाँ μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T2 थिकनेस का स्लैब डाल दी। तब क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहाँ से बेंड करेगी और रिफ्रैक्ट करने के बाद गई लाइट रे, यहाँ से बेंड की, रिफ्रैक्ट करने के बाद गई लाइट रे, दोनों सुपरपोज किया किसी पोजीशन पे, सपोज इस पोजीशन पे सुपरपोज किया। अब कंडीशन फॉर ब्राइट या डार्क फ्रिंज कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इस केस में जरा देखते हैं। ये S1 या T1 डाल देते हैं, μ1 डाल देते हैं, S1 लिखते हैं, इधर इधर S2 लिख देते हैं, T2 डाल देते हैं या μ2 डाल देते हैं। चलिए पार्ट डिफरेंस निकालिए इस केस में, पार्ट डिफरेंस इस केस में निकालिए। तो पार्ट डिफरेंस, ये पूरा डिस्टेंस स्लिट के बीच का दूरी d है, और यहाँ वाले दूरी को कैपिटल D बोलते हैं, ये स्क्रीन है। तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कल हम बताए थे तुमको कि तुम हवा में दौड़ेगा 5 मिनट तक, जितना दूरी कीचड़ में कम दूरी दौड़ेगा। तो लाइट को मान लो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टी थिकनेस वाले मीडियम में दौड़ाते हैं, तो कितना दूरी, कितना टाइम लगेगा इसको। डिस्टेंस हो गया टी, स्पीड हो गया सी बाई म्यू। मीडियम में स्पीड क्या हो जाता है लाइट का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू, ये होता है। तो दूरी बाय चाल को समय बोलते हैं। ये मीडियम में दौड़े लाइट, अब इतना ही टाइम एयर में अगर जाएगा,
एयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एयर में स्पीड c हो जाएगा लाइट का, और टाइम हो गया ये t बाय c बाय म्यू, तो c कट जाएगा, ये म्यू t हो जाएगा। तो मीडियम का t दूरी जितने टाइम में कवर करता है लाइट, एयर में उतने टाइम में म्यू t दूरी कवर करता है। मीडियम में t थिकनेस कवर करने में जितना टाइम लगा, अब उतना ही टाइम एयर में दोहराए लाइट को, तो म्यू t डिस्टेंस कवर करेगी, तो बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, तो डिफरेंस क्या हो गया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू t माइनस 1, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया, एयर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, मीडियम का कम है, तो म्यू t माइनस टी कर देंगे, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाता है ऑप्टिकल, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ये बात जानता है। तो चलो अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, देख करके, फोटो देख के कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एक्स टोटल पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसका नाम दिए डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसा ज्योमेट्री होता है उसके हिसाब से। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक एयर डिस्टेंस कितना है, तो अगर ये मीडियम नहीं रहता तो S1P बोलते, तो कुछ डिस्टेंस तो मीडियम खा गया, कितना T1, एयर डिस्टेंस कितना बचा है S1P माइनस T1, और मीडियम का T डिस्टेंस में जाने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में हवा में कितना चला जाएगा लाइट, तो म्यू1 T1 चला जाएगा। ये पूरा, ये भी एयर डिस्टेंस, ये भी एयर डिस्टेंस, ये टोटल हो गया इसका पाथ लेंथ, और माइनस उसका वाला बोलो एयर डिस्टेंस कितना बोलेगा, S2P माइनस T2, S2P माइनस T2 इतना एयर में गया, प्लस मीडियम को एयर में कन्वर्ट करेंगे, मीडियम का T2 डिस्टेंस जाने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में एयर में म्यू2 T2 दूरी चला जाएगा लाइट। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कॉमन ले लिए, म्यू1 माइनस 1 इंटू T1 आ गया, और फिर इधर S2P प्लस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2 हो जाता है। अब इसको घटा देंगे तो S1P माइनस S2P प्लस म्यू1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2, ऐसा हो। अब S1P माइनस S2P को ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बोलते थे जब ये दोनों नहीं रहता था तब, तो ये आता था हम लोग का d साइन थीटा। अब d साइन थीटा को, साइन थीटा को हम लोग y बाई डी बोलते हैं, साइन थीटा यहाँ को लगभग लगभग tan थीटा बोल देते हैं, तो S1P माइनस S2P को हम लोग d tan थीटा बोलेंगे, तो dyn बाई डी लिख देते हैं, ये पाथ डिफरेंस हो गया, प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T1। अब इस केस में पाथ डिफरेंस बदल जाता है, जब देखो ऐसा हो जाएगा पाथ डिफरेंस, जब ये दोनों नहीं रहता तो पाथ डिफरेंस हम लोग का ये आता था d tan थीटा, tan थीटा मतलब y बाई डी, इस ट्रायंगल में tan थीटा लेगा तो y बाई डी, ये आता था पाथ डिफरेंस, जो सबसे पहला केस पढ़े थे। मीडियम डाल देने के बाद ये जुड़ जाएगा, ये घट गया, इतना हो गया पाथ डिफरेंस। अब हम लोग जो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम लगा देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव कुछ भी लगा सकता है। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कंडीशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? कंडीशन होता है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा, इतने को एन लैम्डा कर दिए, तो डी वाई एन बाई डी प्लस म्यू1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2 इक्वल टू एन लैम्डा। तो yn का पोजीशन निकालो कितना आता है, तो yn इक्वल टू हो गया तुम्हारा, ये सब उधर चला जाएगा, या पहले ऐसे लिख लेते हैं, इन दोनों को उधर भेजो, एन लैम्डा प्लस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2, ये ऊपर वाला था तो ऊपर हो गया, और ये वाला नीचे था तो नीचे घटा देंगे, तो जो ऊपर है ऊपर शिफ्ट करता है, ये नीचे वाला नीचे शिफ्ट करता है, म्यू1 1 माइनस T2, ऐसा आ गया। तो फाइनली yn क्या आ जाएगा यहाँ से, तो yn इक्वल टू कैपिटल डी बाई डी सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी बाई डी म्यू2 माइनस 1 इंटू T2 और माइनस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी
μ1 माइनस 1 इंटू T1। अब तुमको याद अगर है, अगर पढ़ा है तुम, तो कल पढ़ाए थे तुमको कि ये दोनों नहीं जब डालते हैं तब yn का वैल्यू यही आता था, इतने दूरी पे फ्रिंज बनता था, ब्राइट फ्रिंज। तो ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 डाल देंगे, और जीरो ऑर्डर मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, n 0 डाल देंगे तो ये पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ से दूरी सारा मेजर कर रहे हैं, तो ये पोजीशन हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहीं ये वाला ऊपर उठाया, प्लस किया, और ये नीचे घटाया, तो वो शिफ्ट किया अप, ये नीचे। अब ये बड़ा है, मान लो ये छोटा है तो ऊपर रहेगा, और यही बड़ा हो गया तो नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। तो सीबीएफ शिफ्ट कर गया तुम्हारा। पार्ट डिफरेंस 0 होता है सीबीएफ के लिए, इसको 0 भी कर देगा, यहीं से निकल जाएगा कि भाई सीबीएफ का पोजीशन क्या हो। इसको 0 कर देगा तो yn इक्वल टू यही चीज आ जाएगी, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट कर जाता है। तो क्या देखा तुम, ऊपर में जो स्लैब डालते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है, नीचे जो डालते हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब कंडीशन फॉर नो शिफ्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो जितना ये ऊपर उठाया फ्रिंज को उतना ही ये वाला नीचे कर देगा अगर, तब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यही रह जाएगा। तो ये स्लैब डाल देने से ब्राइट फ्रिंज जहां पहले बनता था उससे अब इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा अप या डाउन जाएगा। अब इसमें से पॉजिटिव आ गया वैल्यू तो अब जाएगा, ये दोनों घटा के अगर निगेटिव आ गया तो डाउन जाएगा। तो एक शिफ्ट जो होता है हर एक फ्रिंज के लिए लागू होगा सेम चीज। हर एक फ्रिंज डार्क हो ब्राइट हो सेंट्रल ब्राइट पे जो पूरा सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। शिफ्ट का मतलब होता है जैसे था अब थोड़ा शिफ्ट कर गया पूरा का पूरा। तो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। नोट कर लो इसको। समझ में आया? समझ आया जी? समझ आया? समझ में आ रहा है? नोट कर लो, नोट कर लो। पोजीशन ऑफ सीबीएफ क्या हो जाएगा तुम्हारा? पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ सीबीएफ, पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 या एन इक्वल टू 0 पुट कर देगा। 0 ऑर्डर फ्रिंज सीबीएफ का लाएगा ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन। तो इन अबव yn, तो पोजीशन ऑफ सीबीएफ हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो गया, या डेल्टा एक्स 0 करेगा तो यही आ जाएगा। तो पहले आता था ये दोनों नहीं डालते थे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन y बराबर 0 पे आता था, यहाँ 0 पे नहीं आया, इतना शिफ्ट हो गया। अब कंडीशन अगर तुमसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कंडीशन फॉर नो शिफ्ट ऑफ फ्रिंज, नो शिफ्ट ऑफ सीबीएफ बोले या फ्रिंज बोले कुछ भी, तो y सीबीएफ 0 कर देंगे, ये y 0 हो जाए, यहीं पे था होता था पहले, तो जितना वो अब उठाया फ्रिंज को उतना ही डाउन कर देगा, यही कंडीशन हो जाए। तो डी बाई डी कट गया, तो कंडीशन आ गया म्यू 2 माइनस 1 इंटू T2 बराबर म्यू 1 माइनस 1 इंटू T1। ये तब सीबीएफ यहीं पे रहेगा y बराबर 0 पे। y इस लाइन से सेंट्रल लाइन से दूरी मेजर करते हैं। तो चलो इतना समझ गया तो अब क्वेश्चन तुम कर सकता है। इतनी बात तुमको अगर समझ में आ रही है, now you are able to solve the problems based on YDSC.
चलो तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि आइडिया मिल जाएगा कैसा क्वेश्चन होता है। देखो पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं सिंपल, इन ए YDSE Young's double slit experiment, the ratio of slits width is 4:1. The ratio of slits width is 4:1. स्लिट का चौड़ाई का रेशियो दिया 4:1। तो तुमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमा टू मिनिमा, intensity of maxima to minima close to the central fringe, close to the central fringe, close to the central fringe on the screen will be, on the screen will be। ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन, 4:1, 9:1, 25:9 और डी दिया हुआ है √3 + 1 to the power 4:16। या सॉल्व करो तो। अब स्लिट विड्थ का इंटेंसिटी के साथ क्या रेशियो है, तो तुमको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे आइडेंटिकल स्लिट होगा तो इंटेंसिटी सेम होगा। तो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शन में होगा विड्थ ऑफ द स्लिट, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ द स्लिट। तो मतलब I1/I2 तुम्हारा हो जाएगा W1/W2, विड्थ ऑफ द स्लिट को W बोले, I1/I2 हो जाएगा W1/W2। अब तो तुमको बना लेना चाहिए, विड्थ का रेशियो दिया हुआ था 4:1, तो इसका मतलब I1/I2 4:1 दे दिया है। अब मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो ये कल बताए थे मैक्सिमम टू मिनिमम। तो इंटेंसिटी का मैक्सिमम क्या होता है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। इस बात को याद रखेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसमें ऊपर नीचे हम लोग I2 से, रूट के अंदर में I2 से डिवाइड कर देते हैं सब, इसको √I2 से डिवाइड कर देते हैं, I1/I2 इधर 1 हो जाएगा, √I1/I2 -1 हो जाएगा। इस वाले चीज से इधर ऊपर भी नीचे भी डिवाइड कर दिया, अंदर होल स्क्वायर था तो रहेगा। अब √I1/I2 4:1 है, ऊपर +1 हो गया, 4:1 नीचे -1 हो गया होल स्क्वायर, कितना आएगा, ऊपर में हो गया 2 + 1 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9:1। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, बी वाला, 9:1 हो जाएगा आंसर। फॉलो कर पा रहे हो तो यस लिखते जाना, बार बार नहीं पूछेंगे, जो भी पढ़ रहा है। अगर दिक्कत हो रही है तो बोलते चला जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दे, दूसरा क्वेश्चन मान लो इंटेंसिटी ही दे दिया तब तो आराम से बना लेगा। तो इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, in an interference experiment, the ratio of amplitudes, the ratio of amplitudes, the ratio of amplitudes of coherent waves, coherent waves in
या इज A1 by A2, A1 by A2 is 1 by 3. तो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, क्या होगा जरा निकालो। 2, 18, 4, 9। सॉल्व करो इसको। दो वेव जो सुपरपोज कर रहा था उसके एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है। अब इसको बोलते थे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है, ए मैक्स बाय ए मिनिमम का स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। अब ए मैक्स का फॉर्मूला हम लोग को क्या आता था, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर होता था उसी तरह का फॉर्मूला, मिनिमम A1 माइनस A2। तो अब इसमें A2 से डिवाइड कर दो, A1 बाई A2 प्लस 1, A1 बाई A2 माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो दिया 1 बाई 3 प्लस 1, 1 बाई 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो 4 बाई 3 हो गया ऊपर में, और ये माइनस 2 बाई 3 हो गया, 3 3 फ्री हो गया, 16 बाई 4 हो गया। इसका मतलब 4:1 है, तो आंसर 4 हो जाए, आंसर 4। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा तो क्वेश्चन बनते जाएगा फटाफट, नहीं याद रखेगा तो फिर दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंटेंसिटी वाली बात हम बताए तुमको कैसे बनता है। इन्हें YDSC और इनकोहेरेंट सोर्स बोलता है तो सीधा इंटेंसिटी हो जाता है I1 प्लस I2। The slits are placed, the slits are placed, the slits are placed 0.320 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब स्मॉल डी हो गया, दोनों स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल डी बोलते थे। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर, वो मिलीमीटर में था, ये नैनोमीटर है, 10⁻⁹ इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स, इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स, वेवलेंथ दे दिया है। पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, कितना टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ब्राइट फ्रिंजेस that are observed, that are observed in the angular region, observed in the angular range, कहां से कहां तक के बीच में पूछ रहा है, एंगुलर रेंज -30 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में पूछ रहा है, कितना होगा, -30 डिग्री से +30 डिग्री के बीच में कितना ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वो काउंटिंग करके बताना है। तो 4 चॉइस दिया हुआ है इसमें, पहला दिया है 320, दूसरा दिया है 321, अगला दिया है 640 और उसके बाद दिया है 641। तो जरा काउंट करके बताओ कितना फ्रिंज बनेगा जल्दी से टोटल। तो कैसे निकालेंगे, कितना n का वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंज n को बोलते हैं। तो nth ऑर्डर फ्रिंज बोले तो टोटल n बाद में निकलेगा, पहले ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ फ्रिंज 2n+1 हो जाएगा, जितना ऊपर बनता है उतना ही नीचे एक CBF बनता है, तो 2n+1 हो गया। n होता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज के लिए n 3 हुआ,
तो थर्ड फ्रिंज ऊपर भी होगा नीचे भी होगा और एक सीबीएफ बनता है। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज n निकाल लेगा तो 2n + 1 से नंबर ऑफ फ्रिंज निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज तुम्हारा हो जाएगा, n का वैल्यू अगर निकाल लिया तो 2n + 1 हो जाएगा आंसर, क्योंकि सीबीएफ के ऊपर में मान लो 3 ब्राइट बना तो 3 ब्राइट नीचे भी होगा और एक सीबीएफ वाला होता है सेंट्रल ब्राइट, तो टोटल 7 हो जाए। तो खैर ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन लगाते हैं हम लोग। क्या कंडीशन था? पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा, यही कंडीशन था। डेल्टा एस मतलब पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस को क्या बोलता है तुम? d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब तुमको किस रीजन में बोल रहा है? ये दो स्लिट है, ये एंगल थीटा 30 डिग्री बोल रहा है, ऊपर ले लेते हैं, नीचे -30, यहां से लेके वहां तक पूछ रहा था, तो अभी थीटा 30 रख के हम लोग पहले ऊपर वाला खाली निकालते हैं, फिर -30 तक में भी उसको डबल करके कर लेंगे काम। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डाल देते हैं, तो n निकालना है हम लोग को d sin थीटा बाय लैम्डा। इसको tan थीटा नहीं किए, sin थीटा से ही निकल जाएगा इजी वे में, sin 30 हाफ होता है। तो क्योंकि d का डिस्टेंस ये जो है स्मॉल d दिया हुआ था हम लोग को, स्लिट के बीच का दूरी 320 मिलीमीटर, तो 0.320 सब मिलीमीटर में ही डाल दो। साइन 30 का तो कोई यूनिट नहीं होता है, हाफ हो जाएगा। थीटा 30 डिग्री पुट कर दिए, साइन 30 हाफ, और लैम्डा को मिलीमीटर में पुट करेंगे तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर हुआ, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर में आया, तो 10⁻⁶ हो गया, तो मिलीमीटर कट गया। कितना बचा जरा बता, सॉल्व करके बोलो कितना आया n का वैल्यू। ये 2 नीचे आके 1000 हो जाएगा और 3 जीरो उधर से आ जाएगा, 320 बाई ये 1000 हो गया, ऊपर से 3 जीरो और आ गया, 1000 और हो गया, इंटू 10⁻⁶ हो गया, ये नीचे वाला पूरा कट गया, तो 320 आया है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा? n ऊपर n नीचे और बीच में एक सीबीएफ। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा? तो 320 ऊपर, 320 नीचे और एक सीबीएफ वाला, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाला एक और, ये सीबीएफ वाला, तो टोटल हो गया 641। तो आंसर हो जाएगा 641, आंसर हो जाएगा 641। समझ पा रहा है? अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं तुमको, तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज 641 हो जाएगा। ये कंडीशन ब्राइट फ्रिंज का बताए थे कल, ये सब याद रखना पड़ेगा थ्योरी में। पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा बताए थे, याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a YDSC Young's double slit experiment, separation between the slits are 0.1 mm, स्लिट के बीच के दूरी दिया 0.1 mm. One observes a bright fringe, observes a bright fringe, observes a bright fringe at an angle of 1/40 रेडियन। इतने एंगल पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व किया किसी ने, by using the light of wavelength λ1, by using the light, wavelength नहीं दिया है, of wavelength λ1, कुछ वेवलेंथ होगा जिस लाइट से एक्सपेरिमेंट किया, फुल स्टॉप। अब when the light of wavelength λ2, लाइट ऑफ सेम सेटअप में अब वेव दूसरे बार एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरा वेवलेंथ यूज किया। when the light of wavelength λ2 is used
A bright fringe is seen. A bright fringe is seen. Bright fringe is seen at the same angle. उसी एंगल पे फिर दूसरे वेवलेंथ के लिए ब्राइट फ्रिंज मिला एट द सेम एंगल. पहले जो एंगल दिया हुआ था 1/40 रेडियन, एट द सेम एंगल दूसरे वेवलेंथ के लिए इन द सेम सेटअप. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, गिवन दैट λ1 and λ2 are in visible range. विजुअल लाइट का रेंज दिया हुआ है, आप जानते भी हैं 3800 एंगस्ट्रम टू 7400 एंगस्ट्रम. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ये रेंज कि भाई ये जो वेवलेंथ मिलेगा विजिबल लाइट के लिए, तो आपसे पूछ रहा है देयर वैल्यूज आर λ1 λ2 का वैल्यू क्या होगा. चार चॉइस दिया हुआ है, उसी में से सिलेक्ट करना है. तो 380 नैनोमीटर λ1 हो गया, 525 नैनोमीटर λ2 हो गया. दूसरे चॉइस में दिया 400 नैनोमीटर λ1, 500 नैनोमीटर λ2. तीसरे चॉइस में दिया है 380 नैनोमीटर λ1 एंड 500 नैनोमीटर λ2. फोर्थ चॉइस में दिया है 625 नैनोमीटर λ1 और 500 नैनोमीटर λ2. तो इसको जरा सॉल्व कीजिए. तो अलग अलग वेवलेंथ यूज किया है, अलग अलग वेवलेंथ यूज करने से ब्राइट फ्रिंज की ही बात कर रहे हैं. तो क्या कंडीशन है? ऑर्डर अलग हो सकता है. मान लीजिए पहले का तीसरा फ्रिंज उस एंगल पे मिला और दूसरे वेवलेंथ के लिए पांचवा फ्रिंज मिल सकता है. सेम एंगल पे ब्राइट फ्रिंज मिला, इट्स सीन एट द सेम एंगल इन द सेम सेटअप. एक लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज किए, तो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा था. यहाँ पे ऑब्जर्व से ब्राइट फ्रिंज, तो थीटा आपको दिया हुआ है 1/40 रेडियन. अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो ये थीटा बोलते हैं इसको. और ब्राइट फ्रिंज है. एक बार λ1 वेवलेंथ के लिए, एक बार λ2 के लिए यूज किया गया. हो सकता है उसके लिए पहले वाले के लिए जो है का ऑर्डर अलग हो, दूसरे वाले का ऑर्डर अलग हो. तो आप यहाँ से पार्ट डिफरेंस इसका निकालते हैं d sin थीटा. यही पार्ट डिफरेंस कहलाता है. ये दोनों का तो पाथ सेम है, इन दोनों पाथ का डिफरेंस d sin थीटा बोलते हैं. एंगल बहुत कम दिया, 1/40 रेडियन दिया है, तो बहुत कम एंगल है. तो फॉर स्मॉल एंगल को के लिए हम लोग साइन थीटा को थीटा बोल देंगे. फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को थीटा बोल देंगे. इसलिए डिस्टेंस कुछ नहीं पता है. तो डेल्टा x इक्वल टू हो गया d इंटू थीटा. अब फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आप जानते हैं. ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या जानते हैं? डेल्टा x इक्वल टू एन लैम्डा. इसका मतलब एन लैम्डा इक्वल टू डी इंटू थीटा. ये फॉर्मूला निकल के है, डी इंटू थीटा. अब क्वेश्चन में कह रहा है सेम सेटअप है, मतलब स्लिट का दूरी सेम है और सेम एंगल पे ब्राइट फ्रिंज मिला, मतलब थीटा सेम है. इसका मतलब एन लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा. बोल रहा था वेवलेंथ अलग अलग किए, तो मान लीजिए पहले लाइट के लिए n1 जो है थर्ड ब्राइट फ्रिंज वहां पे आया, और दूसरे के लिए हो सकता है कि फिफ्थ आ जाए. n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2 होना चाहिए. तो फॉर λ1 के लिए आप लिखिएगा n1 λ1 इक्वल टू d इंटू थीटा, एंड फॉर λ2 के लिए लिखिएगा दूसरे वाले के लिए n2 λ2
इक्वल टू डी इंटू थीटा, ऐसा। तो कितना आएगा डी थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज अलग हो सकता है, वेवलेंथ अलग है तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज अलग हो जाएगा। सेम एंगुलर पोजीशन पे मिल रहा है लेकिन ऑर्डर ऑफ फ्रिंज अलग होगा, फ्रिंज विड्थ सबका अलग अलग हो सकता है। वेवलेंथ बदलने से फ्रिंज विड्थ बदल जाता है। अगर फ्रिंज विड्थ कम होगा तो ऑर्डर उसका ज्यादा या 5 फ्रिंज बन जाएगा, कम कम चौड़ाई का होगा। तो ज्यादा चौड़ाई वाला होगा, ज्यादा वेवलेंथ वाला, तो उसका ऑर्डर कम होगा, 2 ही को फ्रिंज बनेगा, ऐसा हो सकता है। अब वैल्यू डी इंटू थीटा कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, उसके बाद हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो डी इंटू थीटा कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। तो डी दिया हुआ है हम लोगों को, डी इंटू थीटा का वैल्यू चेक कीजिए 0.1 mm, और थीटा दिया था 1/40 रेडियन। कितना आया डी थीटा? तो n1 निकाल के देखते हैं हम कितना आएगा वो डी थीटा। 10 हो गया, 1/40 हो गया, 1/400, ऐसा आ गया डी थीटा का वैल्यू। तो उसमें से आप देख रहे हैं n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ऐसा आ रहा है। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू हो रहा था n1 बाय n2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ऐसा आ रहा है ये डाटा। अब आपको चेक करना है कि भाई, और एल लैम्डा इक्वल टू डी थीटा होता है, इसी से निकालिए लैम्डा 1। तो डी थीटा बाय n1, तो डी थीटा आया आपका 1/400 n1, लैम्डा 2 हो जाएगा डी थीटा बाय n2, 1/400 n2, ऐसा है। अब इसमें कैसे वैल्यू निकालिएगा आप, ये विजिबल रेंज में आना चाहिए। तो n1 n2 तो इंटीजर आता है, n क्या है, n इज इंटीजर, अपने मर्जी से डालना पड़ेगा 1 2 3 4, डालते जाइए और निकालते जाइए। वेवलेंथ देखिए कौन आता है इस रेंज के अंदर में, कौन सा सेट आता है। तो अपने मर्जी से n का वैल्यू 1 2 3 4 डालते चले जाइए दोनों में, और देखिए कौन सा इस रेंज में आता है, तो आपको टेबल बना के निकालते जाना पड़ेगा। तो पुट कर दीजिए n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, समझे कि ऑर्डर अलग अलग होगा, वेवलेंथ अलग है तो ऑर्डर अलग होगा। वेवलेंथ जिसका ज्यादा है उसका ऑर्डर कम होगा, वेवलेंथ जिसका कम है उसका ऑर्डर ज्यादा होगा। तो इसमें पुट कर दीजिए n1 n2 की जगह पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट कर दिया इंटीजर्स। पुट करके देखिए कि कौन सा वाला सेट करता है। तो जल्दी से डिवाइड करना शुरू कीजिए। n1 इक्वल टू 1 लेते हैं तो लेमडा 1 कितना आता है 1/400, लेमडा 2 भी इतना ही आ गया। ये तो दिया नहीं है, दोनों इक्वल इक्वल तो कोई नहीं दिया, तो एक सेट ये तो छोड़ देंगे हम। n2 निकाल के देखिए, n2 बराबर 2 किए, कितना कितना है n1 1 n2 2, इसे सेट करना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट भी सेम है। यहाँ से डाटा देख करके देखिए, मल्टीप्लाई करके n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 किसी में सेट होता है उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, इस चॉइस में से डाल के देखिए कोई ऐसा सेट हो जाए। कोई भी एक लेकर के डिवाइड करो, उसको डिवाइड करना शुरू करो, अब देखो कौन सा सेट होता है। n1 n2 का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए। कैलकुलेशन में हमारा मिस्टेक हो गया है, वो यूनिट में दिक्कत हुआ है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना, ये mm था वेवलेंथ,
नैनोमीटर में है, ये तो एमएम में सब आएगा, नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए तब आराम हो जाएगा देखने में। इसी को कन्वर्ट, ये एमएम में आएगा ना, हम लोग किस में निकालेंगे, डी थीटा 1/400, ये तो एमएम में आ जाएगा। तो इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो थोड़ा तब आसान होगा देखने में। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, एमएम से नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ है मीटर, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर और नीचे, तब नैनोमीटर में आ जाएगा। 100/1/400 है, वो सब नैनोमीटर एमएम में है ना, ये यूनिट डी थीटा एमएम में है, उसको हम लोग नैनोमीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ मीटर हुआ ये, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/400 इंटू 10⁻6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 मीटर हो जाएगा, -6 से नीचे भी करना पड़ेगा, तो मतलब 2 जीरो घट गया, एक पे 4 जीरो भाई, 4 इंटू 10⁻9 मीटर बोल सकते हैं ऐसे, 4 जीरो का मतलब 2500 हो जाए, 1000 मतलब 250 हुआ, 2500 नैनोमीटर बोल सकते हैं इसको, तो आराम होगा आपको देखने में। तो 2500 डिवाइडेड बाय n1, ये नैनोमीटर में आए, ये 2500 डिवाइडेड बाय n2 नैनोमीटर में है। तो पहले इसमें 1 2 3 4 इसमें पुट कर लीजिए अलग, इसमें पुट कर लीजिए अलग, और देखिए कि n1 λ1 n2 λ2 कब सेटिस्फाई होता है, कौन से वैल्यू। तो पहले तो विजिबल रेंज में जाना पड़ेगा, तो 1 से डिवाइड किया तो 2500 नैनोमीटर है, तो विजिबल रेंज अपना क्या दिया हुआ था, 3800 एंगस्ट्रॉम था, तो इतना नैनोमीटर बोलेंगे इसको, और 7400 एंगस्ट्रॉम था, इतना नैनोमीटर बोलेंगे। इस रेंज में पहले देखिए कौन सा आता है λ1, 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, इस रेंज से बाहर चला गया, 2 डालेंगे तो कितना आएगा 1250, इस रेंज से बाहर चला गया, 3 डालेंगे तो लैम्डा करीब 800 के आसपास आएगा, तो वो भी इस रेंज से बाहर चला गया। 4 इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, n1 अगर 4 पुट करते हैं तो λ1 कितना आता है हमारा, 2500 डिवाइडेड बाई 4, 625 आता है, 625 आता है, ये इस रेंज में है 625, तो 4 हो सकता है n1 का वैल्यू। अब दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं उसी तरीके से, नैनोमीटर में ही दिया हुआ है आंसर, तो नैनोमीटर में चेक कीजिए। अब दूसरे वाले में डालिए 1 2 3 4 फटाफट, तो दूसरे वाले में डालते हैं, इस वाले में, ये इसके लिए चेक किए। अब इसके लिए जरा चेक करते हैं λ2 का वैल्यू कब आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2500 इस रेंज से बाहर, 2 बाहर, 4 तक आया था 625 इस रेंज में आ रहा था, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए, n1 λ1 इक्वल टू n2 λ होना चाहिए। 5 डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, 500 नैनोमीटर, तो n1 इक्वल n2 इक्वल टू 5 कर दें तो कम वेवलेंथ वाला है λ2 5। अब चेक कर लिए n1 λ1 बराबर n2 λ2 आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो n1 4 इंटू 625, n2 5 इंटू 500 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका फ्रिंज विड्थ कम होगा, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज उसका ज्यादा हो जाएगा, 5वां पोजीशन पे वहां पहुंचेगा, और ये ज्यादा वेवलेंथ है तो फ्रिंज विड्थ चौड़ा होगा, तो 4th पोजीशन में 4th ब्राइट फ्रिंज वहां पे पहुंच जाएगा। तो आंसर हो गया λ1 का 625, λ2 का 500 नैनोमीटर। इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना पड़ेगा, वैल्यू डाल डाल के चेक करना पड़ेगा, ये आंसर होगा। देखना है कि n1 यूनिट सेम रहना चाहिए तब आप मैच करा पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, वेवलेंथ बदलने से क्या हो जाता है, ऑर्डर बदल जाएगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज विड्थ चौड़ा हो जाएगा, तो कम ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन्हें YDSC डी दिया हुआ है,
0.5 mm एंड कैपिटल डी दिया हुआ है स्क्रीन का डिस्टेंस, लैंग्वेज हम छोड़ दिए, कैपिटल डी दिया हुआ है वो 150 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बीम ऑफ लाइट, a beam of light consisting of two wavelengths, दो वेवलेंथ का कहानी है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। टू वेवलेंथ्स 650 नैनोमीटर and 520 nanometer is used to obtain interference fringes on the screen. Fringes on the screen. इसमें ब्राइट डार्क अभी कुछ नहीं बोला है। The least distance from the central bright fringe, the least distance from the central bright position, हवा में ही है सेंट्रल ब्राइट पोजीशन, सिमेट्रिक पोजीशन पे होगा जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है। From central bright position where the bright fringe due to both coincide, where the, अब लिख रहा है bright fringe due to both coincide। तो coincide कब करेगा, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज अलग अलग होगा। coincide एज, मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा है, पहला बार जो कोलाइड किया मिनिमम रेशियो आपको निकालना होगा 7.8 नैनोमीटर, नंबर बी 9.75 नैनोमीटर, नंबर सी 15.6 नैनोमीटर, नंबर डी 1.56 नैनोमीटर। इसमें से कौन सा चॉइस होगा वो आपको निकालना है। तो आप जो है दो अलग अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, हम लोग दो अलग अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हैं और कोइंसाइड कर रहा है एक ही पोजीशन पे। तो पहले वाले वेवलेंथ के लिए जो है yn1 बोल देते हैं बराबर yn2, दोनों का पोजीशन सेम है। तो y बोलते थे हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाले थे n लैम्डा d बाई डी, तो n1 लैम्डा 1 लिख देंगे, n2 लैम्डा 2 d बाई डी कट जाता है तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 आता है। ये पोजीशन y का है, दोनों वेवलेंथ के लिए लिख दिए। yn का पोजीशन था, yn हम लोग जानते थे n लैम्डा d बाई डी होता है। तो फाइनली यही आया n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। अब इसमें सेटिंग कर लीजिए, आप सेटिंग करके निकालिए। वेवलेंथ दिया हुआ है आपको, n1 n2 का रेशियो निकाल के देख लीजिए। n1 बाय n2 पहले निकालिए, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। इसमें वेवलेंथ दे दिया है, तो लैम्डा 1 ये है अपना, लैम्डा 2 ये है, तो 520 डिवाइडेड बाई 650 नैनोमीटर में ही था, कट जाएगा 13 से कटेगा 4/5 आया। तो पहला मिनिमम रेशियो ये होगा, दूसरा हो सकता है 8/10, मतलब n2 वेवलेंथ जिसका ज्यादा है उसका जो है कम ऑर्डर होगा, वेवलेंथ जिसका ज्यादा है उसका कम ऑर्डर होगा। इससे इसको क्रॉस कीजिए, इसको इससे क्रॉस कीजिए तब। तो मिनिमम 4/5 है, तो 4/5 पे ही आप चिपक जाइए। n1 बाय n2 कितना आया 4/5, मतलब n1 का वैल्यू आपका होना चाहिए 4। ये हुआ, ऐसे लिखिए 5n1 इक्वल टू 4n2, दोनों बराबर कब आएगा, जब n1 का वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे 4 और n2 का वैल्यू क्या डालेंगे 5, बराबर आएगा। n1 इक्वल टू 4 होगा मिनिमम, या n2 इक्वल टू 5, n2 से निकालिएगा तो 5 करके निकालिए। तो मिनिमम पोजीशन के लिए n1 इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा या n2 इक्वल टू 5 लेना। n1 4 लेते हैं तो इसमें डाल दीजिए, पोजीशन कहाँ पे आएगा, n1 लैम्डा 1 d बाई डी, n1 4 डाल देंगे, लैम्डा 1 ज्यादा वाला होगा, तब ये नंबर ऑर्डर कम है तो वेवलेंथ ज्यादा वाला 650 नैनोमीटर है, यूनिट चेक कर लीजिएगा। n2 d 10⁻⁹ लिख ही देते हैं, हटाओ। कैपिटल डी कितना दिया हुआ था
क्वेश्चन में कैपिटल डी लिखाए थे ना, कैपिटल डी कितना दिया था 150 सेंटीमीटर, 150 10⁻², डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कितना mm दिया था 0.5 mm, 0.5 into 10⁻⁻⁻, काट कुट दो देखो कितना आता है, सब नैनोमीटर में ही दिया है तो -9 हटा देते हैं, नैनोमीटर में आ जाए, सब नैनोमीटर में है, -9 हटा दिए नैनोमीटर में आ जाए, बाकी सबको मीटर में कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो कितना आता है, वही आंसर हो जाए। तो इसका एक 10 ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा 10⁻4, ये 2 0 2 0 10⁻6 हो गया, -2 10⁻4 हो गया, इधर हो गया 65 into 4 into 15/5, ये है 5 से कट जाएगा। इतना ज्यादा कैसे है, देखो कैलकुलेशन करो जी कितना आता है, ये देखो कितना आया, सॉल्व करने से 150 क्या दिया हुआ था हम लोग को सेंटीमीटर, 10⁻² कर दिए, 0.5 mm दिया, 10⁻³ कर दिए, मीटर मीटर कट जाए, ये वाला नैनोमीटर वाला बच जाए। -2 कट गया, नहीं होगा क्या, वही रहेगा, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, देखो मल्टीप्लाई कर, 8 8 में 1 7 इतना आता है, तो 10⁻4 हो गया। तो इसमें और भी यूनिट में कुछ होना चाहिए, ये 10⁻⁻5 करेंगे इसको 7.8 into 10⁻6 नैनोमीटर, तो mm में होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नैनोमीटर में नहीं होगा, mm में होगा, क्योंकि mm में आ रहे हैं हम लोग, है ना, उतना नहीं आएगा, तो ये -9 कर देंगे तो 7.8 मिलीमीटर है, ये ऑप्शन में दिया होगा, गलती लिखा हुआ है, 7.8 होगा, 7.8 इस पोजीशन पे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, तो YDSC का सवाल तुम देख रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन सब होता है। एक क्वेश्चन देखो, NAYDSC, the part difference at a certain point, the part difference at a certain point on the screen between two interfering waves is 1/8 of the wavelength. 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity at this point
इस पॉइंट पे जितना इंटेंसिटी होगा 2, दैट एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, तो उस पॉइंट का इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, कहने का मतलब सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू, 4 चॉइस दिया हुआ है, 0.8, 0.74, 0.94 और 0.85। इसको निकालो तो क्या होगा? जल्दी से क्या होगा आंसर? तो पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तुमको 1/8 ऑफ द वेवलेंथ, मतलब λ/8। कौन से फ्रिंज की बात कर रहा है, ब्राइट या डार्क? तो ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन तुम्हारा होता है डेल्टा x इक्वल टू एन लेमडा, λ/8 इक्वल टू हो गया एन लेमडा, लेमडा लेमडा कट गया तो n इक्वल टू हो गया 1/8, n इक्वल टू हो गया 1/8। n से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या निकालना था? पाथ डिफरेंस एन लेमडा होगा। फेज डिफरेंस निकाल लो पहले, इंटेंसिटी की बात कर रहा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला फेज डिफरेंस के टर्म में जानते थे, तो फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू λ/2 इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू फेज डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला लगाएं, फेज डिफरेंस को बोलते हैं λ/2 इंटू पाथ डिफरेंस हो गया हमारा λ/8। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, उल्टा लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस λ/8, लैम्डा लैम्डा कट गया, π/4 बचा। अब फेज डिफरेंस मालूम हो गया तो इंटेंसिटी तुम निकाल सकता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे इसमें? I1 I2 सब तो दिया नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिकल मान लेंगे, एज्यूम आइडेंटिकल स्लिट्स। आइडेंटिकल स्लिट्स के लिए I1 I2 बराबर I0 बोले थे हम, और तब I का फॉर्मूला निकाले थे 4I0, दोनों को सेम बोल दिया, 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा/2, ये निकाले। 4I0 मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, मतलब I मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा/2। तो I मैक्स तुमको I/I मैक्स निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा था। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, तो I/I मैक्स, ये 4I0 को I मैक्स बोलते हैं। I/I मैक्स हो गया कॉस स्क्वायर डेल्टा/2। अब ये 45 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको 1 प्लस कॉस डेल्टा/2 कर देते हैं, 1 प्लस कॉस 45, ये 45 डिग्री हो गया फेज डिफरेंस, इतना आ गया। तो 1/2 प्लस 1 प्लस √2, 1/√2 को √2/2 बोलते हैं, 1/√2 को √2/2 बोलते हैं, 1.414/2, 0.707, तो 1/√2 हो जाएगा 1.707/2। इस दोनों को डिवाइड करेंगे, 1.707/2 करेंगे, 0.8 कुछ आएगा, 8 हुआ और 10 16, फिर 35 आएगा, इसको राउंडिंग कर देते हैं, 0.85 बोल देते, 0.85 वाला आंसर हो जाएगा, 0.85 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये मान लेंगे हम लोग आइडेंटिकल स्लिट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया था। तो ये फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले का यूज हुआ। समझ रहा है क्वेश्चन? तो पार्ट डिफरेंस दिया था पहले, तो ये एन निकालने की जरूरत नहीं है, इसका काम नहीं है। तो फेज डिफरेंस हम लोग निकाल लिए, ब्राइट फ्रिंज था
तो ब्राइट फ्रिंज के लिए या इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला। तो पाथ डिफरेंस हम लोग को एल लैम्डा करने की जरूरत नहीं, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज नहीं पूछा है, खाली फेज डिफरेंस पूछा था। फेज डिफरेंस यहाँ पे जरूरत पड़ता है इंटेंसिटी फॉर्मूला, इसलिए निकाल दी, और आई बाय आई मैक्स निकाल दिए, यहाँ से आराम हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी तरह का एक और। तो अब अपने से भी क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा तो बनेगा। इन्हें YDSC और मीडियम डाले, जो डाले थे उस पर बेस क्वेश्चन अभी नहीं कराया, उस पर करा देते हैं। इन्हें YDSC यूजिंग ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, monochromatic light of wavelength, monochromatic light of wavelength, monochromatic light of wavelength, lambda, the path difference in terms of integer n, in terms of integer n, path difference in terms of integer n corresponding to any point. इसको अपने से बना, corresponding to any point. ऑब्जेक्टिव है, अब तक तो तुमको आइडिया कुछ मिल गया होगा। Having half the peak intensity, half the peak intensity, पाथ डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा, एज, चार चॉइस दिया उसमें से सिलेक्ट करना। पाथ डिफरेंस जहाँ पे इंटेंसिटी आधा हो जाए, मैक्सिमम इंटेंसिटी का आधा, सीबीएफ पे होता है मैक्सिमम आई मैक्स और आई नॉट, उसका आधा किस पॉइंट पे होगा, तो पहले फेज डिफरेंस निकालेगा, फिर उससे पाथ डिफरेंस निकालेगा। चार चॉइस दिया हुआ है, 2n + 1 लैम्डा बाय 2, ये तो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन होता है। 2n + 1 × लैम्डा बाय 4, 2n + 1 × लैम्डा बाय 8, 2n + 1 × लैम्डा बाय 16। सेलेक्ट करो जिसमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से इसको सिलेक्ट करो। तो पहले तो तुम डेल्टा निकाल लो, उससे पार्ट डिफरेंस निकाल के रखो, रेडी रहो, उसका देखेंगे उसमें से क्या आता है कंडीशन। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एन इंटीजर है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जहाँ पे वैसा पॉइंट जहाँ पे कि इंटेंसिटी आधा हो जाए पीक इंटेंसिटी, किसी पॉइंट जनरल पॉइंट पे इंटेंसिटी मान लीजिए आई, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आई मैक्स बाई 2। अब आई मैक्स और आई का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, आइडेंटिकल स्लिट मान लेते हैं। आइडेंटिकल स्लिट्स के लिए हम लोग आई का फॉर्मूला जानते थे, आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, आई मैक्स मतलब 4i0, तो ये इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। क्वेश्चन में दिया हुआ आई मैक्स बाई 2 है, आई मैक्स कट जाए, इसका मतलब कॉस डेल्टा बाई 2 हो गया 1/√2 प्लस माइनस। अब कॉस 1/√2 कहाँ पे आता है, कॉस 1/√2 कहाँ पे आएगा, तो 45 डिग्री पे आएगा, और यहाँ आएगा यहाँ नेगेटिव, तो ये 45 डिग्री पे आएगा 1/√2, 3π/4 पे आएगा 1/√2, माइनस 1/√2 आएगा, मतलब पाई का डिफरेंस है, फिर एक पाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा π/4, इसमें पाई जोड़ेंगे 7π/4, तो ये डेल्टा बाई 2 आ गया तुमको π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, ये सब पोजीशन आ गया डेल्टा का। तो डेल्टा आया कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सारे पोजीशन होंगे, तो ऑल मल्टीपल ऑफ π/2 है डेल्टा। तो पार्ट डिफरेंस हम लोग बोलेंगे, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू उल्टा कर देंगे, λ/2π इंटू फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस करते हैं, इसमें λ/2π से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा π/2 रखिएगा, यहाँ पे पाई कट जाएगा तो λ/4 बचेगा, ये रख देंगे यहाँ पे, तो पाई कट जाएगा, 3λ/4 बचेगा,
फिर ये रख देंगे यहाँ, तो 5 लैम्डा बाय 4 बचेगा। तो ये 1 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, फिर 7 लैम्डा बाय 4, ऐसा बचना है पार्ट डिफरेंस। ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 हो गया, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। इसको जनरल करेंगे तो क्या बोलेंगे, 2n + 1 into लैम्डा बाय 4। So part difference is 2n + 1 into lambda by 4. Part difference is 2n + 1 into lambda by 4. तो ये आंसर हो जाए। तो पहले फेज डिफरेंस निकाले, उससे पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और जनरल वैल्यू जनरल टर्म में दिया हुआ था तो जनरल वैल्यू निकालिए 3 4, उससे ऑर्डर पता चल गया इवन मल्टीपल होगा कि ऑड मल्टीपल होगा। अब मान लो कि भाई इस तरह का क्वेश्चन तुम करना, मान लो कि अब उसमें डाल देते हैं स्लैब स्लिट के सामने, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो तुमको आइडिया मिल जाएगा कंप्लीटली। वही है कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो उसमें कॉलम मैचिंग में क्वेश्चन मैच द कॉलम में। अब काम लेकिन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सीख जाएगा इससे तुम, सारा कहानी याद हो जाएगा तुमको इस क्वेश्चन बनाने के बाद। देखो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बाकी चीज लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जरा से देखो यार। ये ए चॉइस में दिया है इधर एक फोटो, वही छोटा सा S1 S2 यहाँ पे, इधर स्क्रीन है, ये S1 है, ये S2 है। S1 नीचे S2 ऊपर दिया है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट बनाए हुए, इसको P0 बोल रहा है, इसको P1 बोल रहा है, फिर P2 बोल रहा है, इस तरह से 2-3 पॉइंट बनाया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे सुपरपोज करेगा लाइट। इधर ऑप्शन में P दिया हुआ है कॉलम 2 में, ये डेल्टा यूज किया है फेज डिफरेंस के लिए। P0 पे अगर सुपरपोज करता है तो फेज डिफरेंस 0 होगा, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन में। दूसरा जो है फोटो दिया है इसमें, दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया कि इसके आगे में स्लिट डाल दिए हैं, इसके आगे में एक स्लिट डाल दिया है ना, और तब एक्सपेरिमेंट किया है। यही S1 है, ये S2 है, S2 के आगे में एक स्लैब डाल दिया और इसका पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये μ-1 इंटू टी का वैल्यू अगर कहीं तुमको पुट करना हो तो बोल रहा है λ/4 पुट कीजिए, μ-1 इंटू टी का वैल्यू λ/4 पुट कीजिए। वही P0 पोजीशन है, P1 पोजीशन है, P2 पोजीशन है, इस तरह से 3 पोजीशन दिया हुआ है। और इसके सामने में Q चॉइस दिया हुआ है कि डेल्टा P1 मतलब फेज डिफरेंस 0। C चॉइस में दिया हुआ है कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन, यही एक्सपेरिमेंट है और यही S1 और S2 है। इस बार जो स्लैब इसमें डाला है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और थिकनेस इस तरह से है, इसका μ-1 इंटू टी का इस बार वैल्यू 3 λ/4 है। इस केस में वो म्यू और टी का कॉम्बिनेशन होगा खास तरीके का, वही तीनों पॉइंट है P0, P1, P2, P0, P1, P2। और S में दिया है यहाँ पे चॉइस हम लोग को, I इंटेंसिटी एट P0 ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट P1। और T चॉइस में दिया है, D वाले में भी एक फोटो दिया हुआ है और इसी तरह का तस्वीर है, और वही यहाँ पे डाला हुआ है स्लैब। S1 है ये S2 है। अब इसमें μ-1 इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है, μ-1 इंटू टी का वैल्यू दिया हुआ है 3 λ/4 इसमें भी, और एक में λ/2 था, यहाँ ये λ/2 था, ये 3 λ/4 है। एक λ/4, λ/2, 3 λ/4, मतलब λ/4 से बढ़ते जाना, λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, ऐसे बढ़ते जाना। और पोजीशन वही है P0, P1, P2, ठीक। और एक चॉइस और दिया हुआ है टी में, मैच कराना है कॉलम, IP2 इज ग्रेटर देन IP1।
IP2 ग्रेटर देन IP1। अब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो पाथ डिफरेंस आप निकालते हैं उसमें लिखा हुआ है इन ईच केस, कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको बीच में लिख देते हैं। लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट आप समझ रहे हैं कैसे दिया हुआ, फोटो देख लीजिए। इन ईच केस दिया हुआ है, हर केस में बोल रहा है S1P0 बराबर S2P0, S1P0 माइनस S2P0 इक्वल टू 0, मतलब ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस जो है 0 है स्लैब डालने से पहले। फिर दिया हुआ है S1P1 माइनस S2P1 इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ये दिया हुआ है। फिर S1P2 माइनस S2P2, ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 3 है, और डेल्टा को बोल रहा है फेज डिफरेंस। ये बहुत लोग पाथ डिफरेंस के रूप में इसको लिखता है, इन क्वेश्चन में दिया हुआ फेज डिफरेंस। अब क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देते हैं, जरा सुन लेना। कॉलम 1 shows 4 situations of a standard YDSC with the screen placed far away from the slit S1 and S2. In each of these cases, ये चार डाटा, where lambda is the wavelength of the light used. In the cases B, C, D में बोल रहा है, a transparent sheet of refractive index mu and thickness T is pasted on the slit S2. The thickness of the sheets are different in different cases. The phase difference between the light waves reaching a point P on the screen from the two slits is denoted by delta, and the intensity is denoted by IP. Intensity is denoted by IP. Match the each column. अब दोनों कॉलम को बोलता है मैच करो। तो कैसे करेंगे इसमें काम हम लोग? तो 5 मिनट टाइम है, हम एक केस दिखा देते हैं, बाकी आप अपने कर लीजिएगा। तो हम लोग जैसे पहला केस डिस्कस करें, फर्स्ट केस में एक एक करके चारों केस डिस्कस करना हो। तो पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ये 4 एक्सपेरिमेंट है, तो मतलब समझिए कि इस केस के लिए 1 2 3 4 चारों ऑप्शन चेक करना हो, मतलब 16 क्वेश्चंस इन वन है, 16 इन वन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चारों ऑप्शन चेक करेंगे क्या सही है, जो सही होगा टिक मार देंगे। फिर इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि भाई ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अब इसके लिए चारों केस निकालेंगे, चारों का वैल्यू निकालेंगे, जो सही होगा उसको टिक कर देंगे। फिर इस केस के लिए जो है हम लोग इसमें म्यू माइनस 1 इंटू टी का वैल्यू इतना है, वो यूज करके फिर ये चारों चीज निकालेंगे, जो सही होगा टिक कर देंगे। फिर इस केस के लिए हम लोग ये चारों चीज कैलकुलेट करेंगे, जो सही होगा टिक कर देंगे। मतलब टोटल 16 बार आपको काम करना होगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है ये इसके लिए चेक कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग पाथ डिफरेंस जो निकालते हैं S1P0 के लिए निकाल रहे हैं, सबके लिए अलग अलग निकालना हो, तो P0 के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फेज डिफरेंस निकालना है तो पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे तभी फेज डिफरेंस मिलेगा। S1P0 माइनस S2P0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 0 है। जब ये 0 हो गया तो फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये 0 हो जाए, क्या हो गया 0। अब डेल्टा 0 हो गया तो अब आई नॉट का वैल्यू आई पी नॉट पे निकालना था आपको, यहाँ पे दिया हुआ था पी नॉट पे, आई पी नॉट पे निकाल लीजिए। आई पी नॉट का क्या फॉर्मूला होता है, आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो ये डेल्टा 0 डाल दीजिएगा तो ये तो हो जाएगा आई मैक्स, मतलब 4 आई नॉट के बराबर है ना। आई मैक्स ही रहने देते हैं, नाम इसका आई मैक्स ही रहने देते हैं। ये फॉर्मूला लगा दिया और चेक कर लिया, आई पी नॉट इतना आ गया। चलिए ये पी नॉट पोजिशन के लिए चेक किया, P1 के लिए चेक करते हैं। किस पोजीशन के लिए चेक किए, P0 के लिए। अब P1 के लिए चेक करते हैं, P1 के लिए भी आईपी दिया हुआ था ना हम लोग को, इसमें से कोई चॉइस मिला, डेल्टा P0 बराबर 0, एक चॉइस मैच कर गया ये वाला, तो इसके लिए एक चॉइस मिल गया आपको, P आंसर हो गया सही, है ना। और ये कंपेयर करना इंटेंसिटी वाला, ये कंपेयर करना इंटेंसिटी वाला हम लोग को भी, तो P1 के लिए अब चेक करना पड़ेगा। तो चलिए P1 के लिए चेक करते हैं, बोलो P1 के लिए बोलो S1P1 माइनस S2P2,
पार्ट डिफरेंस होगा तुम्हारा S1 P1 माइनस S2 P2 P1 S2 P1 P1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ क्या S1 P1 माइनस S2 P1 लैम्डा बाय 4 दिया था। तो फेज डिफरेंस यहां से निकालेंगे P1 के लिए। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाय 4, ये कट जाएगा, पाई बाय 2 आएगा। कितना आएगा? पाई बाय 2। अब इंटेंसिटी निकालो इसमें P1 के लिए। इंटेंसिटी आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर, पाई बाय 2 का आधा करेंगे, 90 का आधा तो 45 डिग्री आएगा। अब 45 1/√2 होता है, तो कॉस स्क्वायर कॉस 45 1/√2 उसका स्क्वायर था तो 1/2 आएगा। ये आई मैक्स बाय 2 आ गया। तो डेल्टा P1 जीरो नहीं हुआ, ये मैच नहीं किया। साथ में इंटेंसिटी देखें, आई P1 आई मैक्स बाय 2 है, आई P0 आई मैक्स है, आई P0 बड़ा है आई P1 से। एस चॉइस इसमें सेट हो रहा है कि नहीं? आई P1 आई मैक्स बाय 2 आ रहा है और आई P0 आई मैक्स आ रहा है, तो ये बड़ा है, आई P0 ग्रेटर देन आई P1, तो वो सेट हो गया। अब इसके लिए फिर P2 का भी दिया हुआ है, P2 का कभी कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप P2 पॉइंट के लिए चेक करते हैं। P2 के लिए S1 P2 माइनस S2 P2 पार्ट डिफरेंस, S1 P2 माइनस S2 P2, तो वो दिया हुआ S1 P2 माइनस S2 P2 लैम्डा बाय 3। अब फेज डिफरेंस निकालते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री हो गया। अब आई मैक्स निकालते हैं, ये किसके लिए निकाले थे? P2 के लिए। डेल्टा किसके लिए निकाले? P2 के लिए। तो डेल्टा P2 में कोई चॉइस नहीं दिया है, तो वो हमारा इसमें यूज होगा इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी बोलते थे आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो यहाँ पे डेल्टा डालेंगे 120 डिग्री, उसका आधा होगा 60, कॉस 60 होता है हाफ, उस पर करेंगे आई मैक्स बाय 4 आ जाए। ये आई P1 से छोटा हो गया, इनको यहाँ दिया हुआ था आई P2 बड़ा है आई P1 से। हम लोग क्या देख रहे हैं? आई P2 छोटा है आई P1 से। ये चॉइस नहीं हुआ, इसमें से कोई भी नहीं हुआ, ना फेज डिफरेंस सेट किया ना इंटेंसिटी सेट किया। तो पहला का कहानी खत्म। तो पहला वाले में हम लोग क्या देखे? ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? पहला एक्सपेरिमेंट किए तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया? एक ऑप्शन हमारा हो गया P सही और S सही। P और S पहले चॉइस में मैच कर गया हमारा, है ना? ए का आंसर, तो आंसर की लिस्ट में ए का PS हो जाए। अब यही चारों काम दूसरे के लिए करना है, यही चारों काम दूसरे के लिए करना है। समझ में आ रहा है जी? यस और नो? जल्दी बता, तो फिर दूसरा वाला एक स्लिट वाला बता देंगे, स्लैब डाला हुआ बता देंगे फटाफट। समझ में अगर आ रहा है तो दूसरा फटाफट बता देते हैं, तो बाकी तुम अपने कर लेगा। यस यस, इसको नोट कर लेना। और 16 बार करेगा तुमको याद भी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम से सारा कहानी तुमको समझ में आ जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट बी उठाते हैं, ये समझ गए। अब एक्सपेरिमेंट बी उठा के चेक करते हैं ये सारा चीज। तो देखो दूसरे वाले में कैसे निकालेंगे, जरा देखना। सब में डाला हुआ स्लैब, एक बता देंगे तो दूसरा तीसरा चौथा खुद कर लेगा। तो बी वाले के लिए अब चेक करते हैं, तीनों पॉइंट के लिए चेक करना होगा बारी बारी से। तो चलो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में देखो S1 P0 माइनस S2 P0 कैसे निकालेगा, वही बात तुम यहाँ पे बताओ। पार्ट डिफरेंस क्या होगा? S1 P0 हवा का दूरी माइनस उधर वाला हवा का दूरी बोलो, थिकनेस T है, S2 P0 माइनस T हो गया, ये एयर का दूरी। अब मीडियम के बदले म्यूटी जोड़ते हैं, ऐसे पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। S1 P0 माइनस S2 P0, ये थ्योरी में बताए थे आज, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया। अब S1 P0 माइनस S2 P0 दिया हुआ है इसमें 0, और ये वाला वैल्यू दिया है लैम्डा बाय 4 दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है लैम्डा बाय 4, वो डाल देंगे लैम्डा बाय 4। अब देख रहे हो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पाथ ऑप्टिकल पाथ टोटल पाथ लेंथ ये जो है ज्यादा आ जा रहा है। अब S1 में से घटा है तो हम मॉडुलस ले लेते हैं, पार्ट डिफरेंस का मॉडुलस ले लिए, वैल्यू निकालना है हम लोग को खाली, लैम्डा बाय 4 हो गया। अब डेल्टा P0 निकालो इसमें से, तो डेल्टा P0 जो है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, लैम्डा लैम्डा कट गया, पाई बाय 2 आया। डेल्टा P0 पाई बाय 2, जीरो नहीं आया तो ये चॉइस नहीं होगा। अब जो दूसरा इसमें इंटेंसिटी निकालना है हमको P0 वाला, तो आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2 बोलता है,
cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो डेल्टा यहाँ पे पाई बाई 2 है, 90 का आधा डालेंगे यहाँ पे 45 डिग्री, cos 45 होता है 1/√2 होल स्क्वायर 1/2, ये हो गया आई मैक्स बाई 2, आई मैक्स बाई 2। आई पी नॉट आई का वैल्यू नहीं दिया, कंपेयर करना है, तो इसके लिए हमको P1 वाले पे चेक करना पड़ेगा। ये किसके लिए चेक किया? P नॉट के लिए। सबसे पहला P नॉट के लिए ये दोनों चीज निकाल ली। यही काम, इतना ही काम अब P1 के लिए करना है। तो चलो P1 के लिए करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में P1 पार्ट डिफरेंस निकालो पहले, S1 P1 माइनस यहाँ ये वाला करना होगा, तो निकालो पार्ट डिफरेंस। बोलो क्या बोलेगा? S1 P1 माइनस, इसको निकालने से पहले बोलेगा हवा का दूरी S2 P1 माइनस T, S2 P1 माइनस T, और इसके बदले एयर में डिस्टेंस जो है म्यू टी। तो दो बार तुम निकाल चुका है, तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, S2 P1 माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी आ जाता है हमेशा। अब ये दिया हुआ है हम लोगों को S1 P2 माइनस S2 P1, S1 P2 P1 पोजीशन था ना हमारा, P1 ही था सब। S1 P1 माइनस S2 P2 दिया हुआ है, S2 P1 ये वाला लैम्डा बाय 4 दिया हुआ है, और ये वाला इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा बाय 4, दोनों घट के हो गया 0, पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब डेल्टा P1 जो है हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0 पार्ट डिफरेंस, ये 0 आ जाएगा। डेल्टा P1 0 हो गया, इसमें सेट आंसर है Q, इसमें से आ गया, इसलिए Q चॉइस तुम्हारा सेट कर गया। साथ में IP1 भी निकालना पड़ेगा, तब कंपेयर करेंगे। तो IP1 यहाँ से कैलकुलेट करते हैं वही फॉर्मूला से, IP1 होता है I max इंटू cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा 0 आ गया, ये I max हो गया। अब कंपेयर करते हैं IP1 बड़ा है कि IP0 बड़ा है? IP1 बड़ा है। IP1 I0 में ये वाला चॉइस था, तो ये नहीं सेलेक्ट होगा। ये बोल रहा है कि P0 बड़ा है, हमारा आया P1 बड़ा, ये नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग P2 के लिए जाएंगे इसी तरीके से। समझ में आ गया होगा कहानी? अब तो आया समझ में? पकड़ में आया बात जी? कर लेगा बाकी? यस और नो? यही स्टेप रिपीट करना है हमेशा। पीयूष गुप्ता को समझ में आ गया है, वत्सल को भी समझ में आ गया, तो सेम स्टेप रिपीट करते जाओ और बना के देखना है इसमें कौन सा चॉइस होता है, सब बना के देखना। तो समझ लो ये कॉलम मैचिंग है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बोलेगा, उसमें 16 क्वेश्चन बनवा दिया। एक बार बना के देखो, इसको बनाओ, इतना ही रहने देते हैं आज, फिर कल के क्लास में कुछ प्रॉब्लम और बताएंगे इसमें। और घबराने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा बच्चा जो है, 1 मिनट रहना, 2 मिनट इसको पहले आप